हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। मैं उज्जवल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग देख चुके हैं कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारे चैनल पर, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो साथियों, आज हम जो आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, यानी कि सीडीपी की क्लास होने वाली है। और ये सीडीपी की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस बार थोड़ा चेंजमेंट आएगा क्लास में। आप लोग जो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और आप लोग समझ लीजिए, ये आज जो सीडीपी की जो क्लास हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट क्लास है। यानी कि आपका जो सीटेट एग्जाम है वो 2024 यानी कब होगा, जनवरी में। ठीक है, तब तक अब क्लासें बंद नहीं होने वाली है। और देखिए, ध्यान से सुन लीजिए, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम चैनल है। तो आप लोगों को जितना भी मटेरियल कराया जाएगा, जितना भी इसमें यानी कि सीटेट में कराया जाएगा, वो आपको इन्हीं चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, अदर कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। आप लोग जैसे कोई पीडीएफ है तो आपको स्मार्ट एजुकेशन राइड के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, व्हाट्सएप के स्मार्ट एजुकेशन राइड के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जिसको भी जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। या आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या आ रही है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, यानी कि इस पर जुड़ सकते हैं। तो साथियों, समझ लीजिए कि आपको जो इस बार का सीटेट है, यानी कि देखिए फर्स्ट में, और चीज ध्यान कर लीजिए, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लीजिए, देखिए फर्स्ट में जो बीएड वाले थे, बीएड वाले वो इजिबल नहीं है। यानी कि 1 2 3 4 जहां पर आप देखेंगे कब फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पर केवल 4 तक ही ऑप्शन आ रहा है, पांचवा और छठा ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब कि जो बीएड किए हैं वो लोग फर्स्ट पेपर नहीं भर सकते, और भरने की जरूरत भी नहीं है। भरने की जरूरत भी नहीं है, क्यों भर्जी में उसको भरना, क्योंकि बीएड वाले हो चुके हैं बाहर। तो उनको अब क्या करना है, सेकेंड पेपर की तैयारी करनी है अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, सेकंड पेपर क्रॉस नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि आपको जो यहाँ तैयारी कराई जाएगी फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की, दोनों पेपर की क्लास कराई जाएंगी। तो सेकंड पेपर के लिए आपको फॉर्म भरना है। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन, प्यारे प्यारे बच्चे, जो भी हमारे साथी हैं, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर बेहतर से बेहतर क्लास मिलने वाली है। ठीक है, और एक चीज, अगर कोई साथी हमारे साथ पढ़ाना चाहे या जिसको इंटरेस्ट है सीटेट पढ़ाने के लिए, वो आप लोग हमें मैसेज जरूर करिएगा इस नंबर पर। ठीक है, आप अपना सब्जेक्ट और इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमें जरूरत है, ठीक है, हमें जरूरत है। जो कोई साथी पढ़ाना चाहे, जिसका सीटेट क्लियर हो चुका है और पढ़ाने का इच्छुक है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए और आपसे हम क्लास ले लिए गए। देखिए, आपको जैसे जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, हिंदी हो, चाहे आपको गणित आ रही हो, चाहे अंग्रेजी आ रही है, चाहे आपको सीडीपी आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट अगर कोई भी साथी मेरा दोस्त पढ़ाना चाहे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकता है, मैसेज करिए। ठीक है, तो साथियों, तो समझ गए ना कि बीएड वालों के लिए फर्स्ट पेपर इजिबल नहीं है, अब आपको सेकंड पेपर की ही तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए, बीपीएससी ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बीएड के लिए अच्छा मौका आ गया है। क्योंकि भाई पहले प्राइमरी के लिए थी, अब पीआरटी यानी कि बीएड वालों के लिए भी आई, उनमें शायद पीआरटी को भी अवेलेबल कर लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सीटेट और प्लस बीपीएससी के साथ साथ तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। समझ गए इतनी बात? तो ये दो हमारे चैनल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, इस टेलीग्राम। तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाइए और अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे आप सभी की, सेकंड पेपर की भी और फर्स्ट पेपर की भी, दोनों पेपरों की करवाई जाएगी। ठीक है, और भाई जिसको भी पढ़ाना चाहे वो हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकता है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने चलते हैं साथियों। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों।
तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप सभी लोग। बच्चे के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम, ठीक है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका ऊपर इंग्लिश है, नीचे हिंदी दे रखा। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में देखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपना इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है। दोनों का आंसर मैं बताते चलूंगा, दोनों में टिक लगा दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बच्चे में प्राथमिक वर्षों के विकास का क्रम होता है सरल से जटिल की तरफ, ठीक है, सिंपल से टू कॉम्प्लेक्स, या अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, या तीसरा वैश्विक के स्थानिक की ओर होता है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बताइए, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए कमेंट भी करते हुए चलना चाहते हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा, हमें और बेहतर करूंगा, ठीक है। बस चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो क्लियर हो जाएंगे तो चीजें समझ में आए। देखिए इसमें क्या होता है, आपका पहला वाला सही है, कौन सा, फर्स्ट वाला, यानी सरल से जटिल की तरफ होता है। अब देखिए एक बच्चा है, अगर बच्चे का विकास करना है तो विकास वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति गुजरता है, यानी कि कैसे कैसे हो सकता है वो आपका शारीरिक विकास हो सकता है, संवेगात्मक हो सकता है, सामाजिक और मानसिक स्तर पर हो सकता है। विकास की विशेषताएं जो मानव जैविक और पर्यावरण दोनों को, यानी कि जैविक हो गया आपका, ठीक है, और आपका पर्यावरणीय कारक यानी दोनों के द्वारा नियंत्रित होती रहती है, समझ गए। यानी कि यह शैशवावस्था से लेकर परिपक्वता तक एक क्रमबद्ध, यानी कि आप यानी कि जटिल से, अरे सरल से जटिल की ओर जाएगी, कहां से, सरल के जटिल की ओर बढ़ती चली जाए। प्रारंभ में यह प्रक्रिया बहुत सरल होती है। अब बच्चा देखो जैसे सीखता है तो छोटी छोटी चीजों को पहले सिखाया जाता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे विकास मूर्त से अमूर्त, स्थानिक से वैश्विक और सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। किधर से किधर होता है देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। विकास जो होता है मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, ठीक है, और स्थानिक से वैश्विक की और सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो बताइए भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाए, आरंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक यानी कि मिडिल, और किशोरावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सभी लोग। अब देखिए इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट वाला, आरंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आरंभिक बाल्यावस्था। देखिए भाषा जो होती है, यानी भाषा विकास की बात है जिसके माध्यम से बच्चा भाषा के व्यवहारिक उपयोग को अवगत होता है, मतलब कि जो आपका व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार का आपका व्यवहार है, तो उससे भी भाषा सीखी जाती है। या किसी व्यक्ति या किसी विशिष्ट भाषा को समझने और संवाद करने की क्षमता को निर्धारित करता है, यानी कि संवेदन कला, ठीक है, संवेदनशील काल। अब एक बच्चे में भाषा का विकास दो तरीकों, यानी कि मौखिक भाषा का विकास जो बोलचाल के, और लिखित भाषा का विकास से होता है जो लिख करके होता है, ठीक है। प्रत्येक भाषा के साथ 5 घटक अर्थात ध्वनि विज्ञान यानी कि ध्वनि बोलना, आकृत किसी चीज के आकृत बनाना, वाक्य विन्यास यानी कि वाक्यों का प्रयोग करना, और शब्दार्थ और व्यवहारिकता यानी कि कैसे शब्द, आप अगर बच्चे के सामने जैसे शब्द बोलेंगे तो वो वैसी भाषा सीख जाएगा, और आपका जैसा व्यवहार होगा तो वैसी भाषा, ठीक है। यह जो अवधि होती है लगभग 12 महीने से शुरू हो जाती है, यानी कि और 3 से 4 वर्ष की आयु तक होती है, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है, ठीक है, यानी कि अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है, सामाजिकरण, समायोजन, समावेशन, अनुकूलन। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये कुछ नया है, मतलब आपको देखने को मिलेगा कि क्लास हाँ अच्छी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखोगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, सामाजिकरण, समझ गए। सामाजिकरण यानी कि देखिए सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण
को समाज से संबंधित व्यवहार यानी कि सामाजिकरण एक सामाजिक है, व्यवहार स्वरूपों को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब सामाजिकरण की बात करते हो तो वह शब्द है जो किसी व्यक्ति को किससे व्यवहार, ठीक है, को सीखने की प्रक्रिया पर समाज को यानी कि समाज पर प्रभाव इंगित करता है। सामाजिक अधिगम वह तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र की सांस्कृतिक को सीख सकता है। समझना, ठीक। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को एक विश्वास प्रणाली विकसित करने और समाज में सक्रिय भागीदार बनाने में सक्षम बनाती है। समझ गए। अब देखो, पर्यावरण में जो लोग कारक व्यक्ति सामाजिक व्यवहार प्रभावित करते हैं उन्हें सामाजिकरण का घटक कहा जाता है। जैसे ये परिवार, मित्र, विद्यालय, धार्मिक संगठन और मीडिया आदि। समझ गए, ठीक है। अब देखिए, सामाजिकरण विभिन्न प्रकार की दो हो सकता है, दो प्रमुख होते हैं। देखिए, एक जो होता है जिसको बोलते हैं बेटा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण, और आपका एक होता है द्वितीयक सामाजिकरण। अब प्राथमिक में जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक व्यवहार का विकास होता है। अब द्वितीयक में जो होता है वो विकास के बाद चरणों के दौरान सामाजिक व्यवहार होता है। समझ गए थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इससे आपको बेटर क्लियर हो गया होगा कि सामाजिकरण क्या है, कैसे सीखते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, संज्ञानात्मक विकास के चरण यानी कि क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। जैसे मान लो हिंदी में, जो लोग हिंदी वाले वो हिंदी में देखें और बाकी जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, ठीक है, ये चीज है। वह उनमें वस्तु स्थायित्व का योग्यता आ जाती है। तो यानी संवेदी चालक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक। तो आपका और कौन सा हो जाएगा, औपचारिक सक्रिय यानी, ठीक है, यानी सेंसरी मोटर, ठीक है। और आपके जो दे रखे तो इसका राइट आंसर देखोगे कौन सा हो जाएगा, तो यानी कि संवेदी चालक। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि संवेदी चालक। अब देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे किसके, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास के चरण है तो ये कौन है, जीन पियाजे हैं भैया, ठीक है, ठीक है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत द्वारा समझाया गया। सिद्धांत के उन्होंने कितने 4 चरणों में विभाजित किया था, यानी कि संवेदी चालक चरण जो होता है आपका जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। कहां से होता है, जन्म से 2 वर्ष, समझ गए, ठीक है। पूर्व संज्ञानात्मक या आपका ये होता है 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। और मूर्त संज्ञानात्मक जो होता है ये होता है 7 से 11 वर्ष। ये आपका 0 से जो हो जाएगा यानी कि 2 वर्ष, ये आपका 2 से 7 वर्ष, और ये आपका जो हो जाएगा 7 से 11 वर्ष, और ये आपका उसके ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। समझ गए साथियों। तो प्रत्येक चरण में विशिष्ट गुणों से जुड़ा होता है। जैसे संवेदी चालक वह चरण है जिसमें बच्चे वस्तु स्थायित्व सीखता है, अर्थात वस्तु तब भी मौजूदा रहती जब उन्हें देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब देखिए, पूर्व सक्रियात्मक में अगर बच्चा क्या सीखेगा, प्रतीकात्मक चिंतन, आकेंद्रित, व्यक्तिगत और मूर्त चिंतन प्रक्रिया विकसित होती है। मूर्त संज्ञान तार्किक चिंतन विकसित होता है, इसमें जो होगा तार्किक चिंतन करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ये सही कर लेना, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्या है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है, किसको मानती है, सूरज को सजीव मानती है, क्योंकि वो रोशनी देता है, आपकी सोच क्या दर्शाती है। तो बताइए आपकी सोच क्या दर्शाती है, इंग्लिश वाले भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए वो क्या दर्शा रही है, तो इसका राइट आंसर अगर देखोगे तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वो क्या बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, आपकी सोच क्या दर्शाती है। तो वो जो बच्ची है
वो जीववादी चिंतन दर्शा रहे। कौन सा? जीववादी चिंतन। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए पहले। देखिए, सिद्धांत के अनुसार बच्चे विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब क्रमिक प्रक्रिया। वह क्रम बच्चे की आयु के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें बताया गया है कि जीन पियाजे जैसे संवेदी चालक वस्तुस्थ संवेदी अंगों क्रियाओं द्वारा सीखना, भाषा का विकास शुरू हो जाता है। तो जीववादी चिंतन उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जहां किसी अमूर्त विचार को यानी जीवित विशेषताओं वाला माना जाता है। किसको माना जाता है? जीवित विशेषताओं वाला माना जाता है। ठीक है, अर्थात जीवित विशेषताएं निर्जीव वस्तुओं या विचारों से संबंधित होती है। समझ गए इतनी बात साथियों? आगे बढ़ते हैं। तो इसका निष्कर्ष है कि जीववाद चिंतन जब प्रदर्शित होता है तो यानी कि सजीव मानते, क्योंकि वो रोशनी देता है, इसलिए उसको क्या माना गया? रोशनी दे रहा है, इसलिए सजीव माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ये चीज जरूर ध्यान रखना भैया, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता है। अब जो वाइगोत्स्की साहब है उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, यानी ZPD। ठीक है, स्कीमा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका नंबर हो जाएगा स्कीमा, यानी कि सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जहां पर सामाजिक की बात आ जाए, ठीक है, वाइगोत्स्की है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक, यानी क्योंकि समाज से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। बच्चों में जो विकास होता है वो किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इनको सामाजिक कहा जाता है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा बच्चे संज्ञानात्मक विकास के दौरान बने मानसिक मानचित्रों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये स्कीमा इसमें नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिया गया था वो किसके द्वारा? जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ठीक है, अवधारणा। समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इंग्लिश वाले पूरा पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसकी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? तो बताइए। विद्यार्थियों में सहयोग की बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना, या वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना, वांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, या उपयुक्त इशारों व संकेत प्रदान करना, विद्यार्थी को पाठ आलम्बन देना, या चौथा उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन या प्रोत्साहन करना। ठीक है, देख लीजिएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका राइट आंसर देखोगे तो कह रहा है लेव वाइगोत्स्की की सिद्धांतों को निहितार्थ अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि उपयुक्त इशारों व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या आलम्बन देना। ठीक है, तो भाई बच्चे यानी कि इस सिद्धांत का मुख्य बच्चे यानी कि सामाजिक अंतःक्रियाओं पर है। किस पर है? सामाजिक अंतःक्रियाओं पर है। अब बच्चों का अधिकतम विकास समाज के अन्य सदस्यों के साथ साथ बच्चे अंतःक्रिया से होता है, बच्चों का विकास। ठीक, तो पाठ को किसी विशेष संबंध अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो पाठ होता है मतलब किसी विशेष विषय के संबंध में अधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों द्वारा बच्चों को प्रदान की जाने वाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आप समझ गए होंगे। अब देखिए, परिभाषित इन व्यक्तियों के अधिक जानकार कहा जाए, वे बच्चे के माता पिता, शिक्षक या सहकर्मी हो सकते हैं। ठीक है, कौन हो सकता है?
या चाहे माता पिता हो सकते हैं या उनके सहकर्मी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास अच्छी लगे, बस मैं यही चाह रहा हूं आप सभी के लिए, मतलब क्लास अच्छी होनी चाहिए और आप सभी लोग अच्छे से पेपर हल करें, ठीक है। क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था क्या क्या विशेषता है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, देखिए। तो कोहल वर्ग की विशेषताएं कितने चरण थे, कितने चरण थे कोहल वर्ग के, बताइए। यानी कि अगर देखोगे तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के कितने, 3 चरण थे। सिद्धांत में 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में उनके उपचरण होते हैं, ठीक है, समझ गए इतनी बात। ठीक है, कौन कौन थे, यानी पूर्व पारंपरिक चरण, ठीक, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण। तो इसमें कौन कौन सा था, एक आज्ञाकारिता और सजा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, आज्ञाकारिता और सजा, ठीक है। व्यक्तिवाद और विनिमय, ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के, ठीक। और अच्छा लड़की अच्छा लड़का, यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, ठीक। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार, सार्वभौमिक सिद्धांत। तो 3 चरण थे, उनके उपचरण कितने थे, 6। पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में, अब एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा, बच्चे को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। थर्ड है, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण या पृथक्करण किया जाता है। फोर्थ है, बच्चे इनाम को पाने के लिए वह सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखोगे, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा यानी कि गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पालें, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अब देखिए प्रगतिशील की कक्षा में जॉन डीवी द्वारा प्रस्तावित की गई थी, किसके द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा प्रस्तावित की गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अपनी अधिगम प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है और छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे अधिगम में आसानी होती है, यानी कि बच्चों को सीखने में आसानी होती है। इस अवधारणा के माध्यम से छात्र तर्क विश्लेषणात्मक क्षमता प्राप्त करते हैं, ठीक है, करके सीखने को बढ़ावा देती है, बच्चों को अपने ज्ञान स्वयं निर्मित करने पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। और प्रगतिशील कक्षा वह होती है जहाँ प्रत्येक बच्चा अधिगम की प्रक्रिया में संलग्न होता है, अंततः नए कौशल सीखने और नई अवधारणाओं को समझने में क्या हो जाएगा, अग्रसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हावर्ड गार्डन द्वारा किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, बताइए। सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि या विशिष्ट बुद्धि। तो किसकी कौन सी बुद्धि का किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि भाषाई बुद्धि का विकास किसके द्वारा किया गया, हावर्ड गार्डन के द्वारा किया गया है, ठीक है। कितने रूपों में विभाजित किया था, तो गार्डन ने बुद्धि को 8 रूपों में विभाजित किया था। कौन कौन थी, एक थी दृश्य स्थानिक, भाषाई, मौखिक, तार्किक, गणितीय, शारीरिक गतिक, संगीत, अंतराव्यक्तित्व और अंतःव्यक्ति और प्राकृतिक, ठीक है। ये 8 प्रकार की बुद्धि थी, ठीक है, मैंने जो बताई है
तो ये ऑप्शन नंबर यानी कितने हो जाएंगे, यानी इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन, देख लीजिए दृश्य, ठीक है, तार्किक और जो आपकी शरीर गतिक और भाषाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर्स, ठीक है, शुड प्राइवेट स्पीच सेल्फ टेल दैट गाइड्स थिंकिंग एंड, यानी कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच या व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, क्या कहलाती है? प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकार देना चाहिए, या इनमें से बच्चे को दंडित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखोगे, अगर कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत करने से और व्यवहार सोच मार्गदर्शन करती है तो क्या हो जाएगा, उनको और प्रोत्साहित करना चाहिए। आप जितना बच्चे को भाई प्रोत्साहित करोगे उतना ही लाभ मिलने वाला होगा, ठीक है। यानी कि शिक्षण अधिगम में यही होता है कि अधिगम की प्रक्रिया बच्चों या उनके आयु समूह से अलग अलग होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जितना मतलब कि अपने आप से बात करेंगे, क्लास में जिससे बात करेंगे तो उनके यानी कि व्यवहार यानी कि मार्गदर्शन खुद बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे, बहुत आराम से चलेंगे, चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह लड़का है, इसीलिए वह लड़की की ड्रेस पहनेगा, यह दर्शाता है। तो बताइए, जेंडर की भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता, जेंडर गतिशील या जेंडर प्रारूप, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, जेंडर प्रारूप हो जाएगा, ठीक है। कब 4 वाला सही हो जाएगा। तो जेंडर प्रारूप देखिए परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति अपने जेंडर और प्रत्येक जेंडर की जुड़ी भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो सकता है, ठीक है। अब देखो, चाहे जेंडर यानी कि लिंग, सेक्स और जेंडर दो अलग अलग शब्द हैं। लिंग जो होता है व्यक्ति की शारीरिक पहचान को दर्शाता है, ठीक है। लिंग जो होता है व्यक्ति की का पहुंच दर्शाता है, जबकि जेंडर व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से निर्मित पहचान करता है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देख लीजिए आप लोग इंग्लिश वाले जितने भी साथी हैं, आप लोग इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बताइए क्या कहलाती है? विभेदित निर्देश, मानकीकृत निर्देश, उद्दीपन, अनुबंधन, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, विभेदित निर्देश कहलाती है, ठीक है। यानी कि कक्षा में विविधता बच्चे की क्षमताओं में भिन्नता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अलग अलग मार्गदर्शन विधियां, रणनीतियां प्रदान करनी होती है, ठीक है। शिक्षण अधिगम में जरूरतें, बच्चों की तैयारी, बच्चों की रुचि, बच्चों के अधिगम प्रोफाइल का विश्लेषण करके सीखे गए ज्ञान में अंतर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आप सभी लोग बताइएगा जरूर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? बताइए, सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका प्रमुख तरीका? वस्तुनिष्ठ
प्रोत्साहन आधारित परीक्षाएं, सहयोगात्मक परियोजनाएं, मानकीकृत परीक्षाएं, मानक संदर्भित परीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप देखोगे तो यानी कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि सहयोगात्मक परियोजना। सहयोगात्मक परियोजना, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि अगर चीजें इसकी देखो समझोगे कि मूल्यांकन को बच्चे में, अरे मूल्यांकन किया जाए बच्चे के अधिगम्य स्तर का परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? सहयोगात्मक परियोजनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से हल कर लीजिएगा, फिर बताइएगा हमें आप कितने क्वेश्चन सही किए। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्यापक की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ऑप्शन बी है शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। ऑप्शन रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना। कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाए, यानी अध्यापक की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, ठीक है। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रभावशाली जितना क्लास रहेगी, यानी कि अध्यापक की प्रभावशीलता पर विचार करना, सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना, ठीक है। तो देखो बच्चे जो होते हैं अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या प्रक्रिया अंतिम चरण है। अब आकलन शिक्षक में बच्चे अधिगम के स्तर पर समझने वे कौन सी अवधारणा है जिनमें बच्चों की कमी है, टीचर को समझना पड़ेगा और समझने में सक्षम बनाता है। यहाँ शिक्षकों या बच्चों की जरूरतों के आधार पर, ठीक है, शिक्षण को आगे पाठ्यक्रम निर्मित करने में मदद करता है। समझ गए? आकलन के उद्देश्य के आधार पर आकलन विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जैसे रचनात्मक आकलन अधिगम की प्रक्रिया दौरान बच्चों में इस स्तर को समझने के लिए निर्मित किया गया, जबकि योगात्मक आकलन अधिगम की प्रक्रिया पूरा होने के बाद आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर समझ गया, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि जरूरतों व परिवेशों, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर यहाँ पर भी है, इसको बड़ी बात नहीं। तो विद्यार्थियां उनकी अभिरुचियों जरूरतों व परिवेशों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, समावेशन। क्या करता है? समावेशन करता है, ठीक है। समावेशी कक्षा में की अवधारणा में छात्रों को विविधता का सहयोग करने के लिए निर्मित किया जाता है। समझ गए? शिक्षण प्रणाली में दिव्यांग लोगों को शामिल करने के विशेष जोर दिया जाता है, जो विकलांग मतलब दिव्यांग होते हैं। ठीक, समावेशन की विशेषताओं में बहुमुखी और लचीलापन, सभी को सहयोगात्मक सुलभता और सभी को समान और व्यक्तिकृत शामिल है। तो इस प्रकार से बच्चों की रुचि आवश्यकताओं, ठीक है, यानी कि अभिरुचि और परिवेश विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों को विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? समावेशन का। आ जाएगा एग्जाम में, कर ले जाओगे। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इज द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट, तो यानी कि निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ाना नहीं देता है? तो किसको नहीं बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल प्रभावी सांस्कृतिक त्योहार मनाना, ठीक है। थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? थर्ड नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए।
18 नंबर है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाइयां होती हैं जो जूझ रहे हैं किससे, पाठ पढ़ने, बताइए। गुणज वैकल्य, पठन वैकल्य, श्रवण बाधिता, लेखन वैकल्य। देखो, डिस्कुलकुलिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्ग्राफिया जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पठन पाठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डिसलेक्सिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला पठन वैकल्य। यानी कि अगर पाठ पढ़ने व लंबे अंशों से समझने वाले विद्यार्थियों को, और गुणज वैकल्य यानी डिसलेक्सिया, ठीक है। तो ये समझ लीजिए पूरा, ये आता है, हर एक एग्जाम में हो जाता है, ठीक है। गुणज वैकल्य यानी विश्लेषणात्मक समस्याओं में समर्थ, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका मैं बताऊंगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यानी कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है, ये शब्द जरूर देख लेना। विच द लर्निंग, तो ये देख लीजिए कौन सा, श्रवण श्रव्य किताबें, मुद्रित पुस्तकें, उपशीर्षक वाले वीडियो, त्रियामी चार्ट और मानचित्र। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रव्य किताबें, ठीक है, श्रव्य बाधित वाले, समझ गए। यानी कि श्रवण बाधित वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पर्यावरण में ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने में क्या हो सकता है, असमर्थ होता है, ठीक है। यह दो प्रकार से हो सकती है, आंशिक और बहरापन, ठीक है। यानी कि श्रवण बाधित कान में, दोनों कानों में हो सकती है। तो ऑडियो बुक दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है, क्योंकि वे पुस्तकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो बताइए कौन से प्रश्न पूछेगी, रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, सही मिलान करने वाले प्रश्न, सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, खुले जवाब वाले प्रश्न। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुले जवाब वाले यानी ओपन, ठीक है, राइट आंसर 4, यानी कि मुक्त अंता वाले प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बस आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत आराम से बताते हुए चलेंगे आप सभी को। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, क्या किया जाना चाहिए, इग्नोर, डिसमिस, बताओ क्या किया जाना चाहिए, बताओ। आगे बढ़ाया जाए, उसकी उपेक्षा की जाए, तो क्या किया जाना चाहिए भैया, आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर बच्चा अपने साथ कुछ भी अनुभव लेकर आता है तो आप उसके अनुभव को नकार नहीं सकते, उसी अनुभव के साथ में उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, बताओ कैसे सीखते हैं। चीजों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके, बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा अगर देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर देखोगे यानी कि फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकंड, चीजों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिख करके, तो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
किस कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? बताइए क्या हो जाएगा? शिक्षक ज्ञान को निष्क्रिय स्थानांतरित करण पर बल देता है। शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठचर्या का पालन करता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी शिक्षक जो होता है बच्चों की उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। यही बेहतर ढंग से होगा, बाकी नहीं हो सकते। ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। टीचिंग अलाउ चिल्ड्रन टू फॉलोइंग 3 ऑन बेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर देखिए, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उदाहरण देता है, तब वह बच्चों को किस भावना को प्रोत्साहित करता है? अपनापन, हीनता, क्रोध, अलगाव। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, यानी कि आप देखोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, अपनापन। ठीक है, यानी कि जब शिक्षक बच्चों को अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ उदाहरण देता है, तब वह बच्चा किस भावना को प्रोत्साहित करता है? तो उसमें अपनेपन का गुण आ जाता है। ठीक है, हीनता नहीं आएगी, अपनेपन का आ जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। भाई देखिए, जब शिक्षक बच्चे को अनुभव के आधार पर उदाहरण दे रहा होता तो बच्चा स्थिति में अधिगम संबंध बनाने की स्थिति होता है। ठीक है, जिससे अवधारणाओं में बहुत आसानी से सीखने की संभावना मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन पर। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? द प्रोसेस द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द प्रोमोटर। तो यानी इसका बताइए, तार्किक सोच, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट या क्रियात्मक स्थिरता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि तार्किक सोच। ठीक है, अब भाई देखिए, समस्या समाधान प्रक्रिया में विभिन्न चरण होते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल है, यानी कि समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना। ठीक है, समाधान को परिभाषित करें। तो तार्किक सोच सोचने की विधि में परिभाषित किया जा सकता है। भाई तर्क करो, क्या हो गया, क्यों पेपर गलत हो गया। आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बच्चों में भ्रांतियां व त्रुटियां, ठीक है, एरर, तो सीखने सिखाने प्रक्रिया को बेहतर हानिकारक, बच्चों में अविकृत चिंतन को दर्शाता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे की सोच को झांकने तथा अर्थपूर्ण मौका देती है, वयस्कों या उनकी हीनता दर्शाती है, ये भी गलत था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वाला। समझ लीजिएगा, आपका राइट आंसर कौन सा है? 3 वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियों बच्चे के लिए यांत्रिक व यानी दोहराव वाली हो गई तथा उनकी रुचि नहीं है। तो आनंद, उत्सुकता, उत्साह, ऊब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 4। यानी कि इसमें अगर देखोगे तो गतिविधियों का उपयोग करके सीखना एक ऐसी पद्धति है जो अधिगम की प्रक्रिया में छात्र की भागीदारी को क्या कर देता है? प्रोत्साहित करता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिका दोहराव वाली हो गई तथा उनकी रुचि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभिकथन वाला। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए। अभिकथन में है कि बच्चों को सजा का डर पैदा करके सीखने में सुधार किया जाना चाहिए, कारण इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली है। सही विकल्प चुने। राइट आंसर बताइए क्या होगा?
तो यानी इसका राइट आंसर देखोगे तो दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, क्या है, दोनों गलत है। क्योंकि देखिए अभिकथन, क्योंकि इस सजा का डर पैदा करके सीखने की सुविधा के लिए उपयुक्त या प्रभावी तरीका नहीं माना जा सकता है। मतलब बच्चे को सजा कर डर पैदा करना सिखाने की सुविधा, बच्चे के अंदर डर पैदा करो तो पढ़ने नहीं आएगा, सजा दोगे। ठीक है, और सीखने के माहौल में जो डर सजा पर बना होता है वह चिंता तनाव पैदा कर सकता है। ठीक है, तो छात्रों को सीखने की प्रेरणा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर भैया जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि चारों हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ। यानी विद्यार्थियों की अभिरुचि होनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों में विकासात्मक स्तर होना चाहिए, व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद, संबंधवाद, संज्ञानात्मक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, निम्न में कौन सा कथन सीखने की स्थितियों, व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध में सही दर्शाता है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? व्यक्तिगत कारकों व परिवेश या तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3 कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यवहार और सामाजिक परिवेश शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, या वातावरण प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्म सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर देखोगे तो यानी कि तीनों कारक, सेकंड वाला, 3 कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपका राइट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा साथियों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये थे 30 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं। तो साथियों कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी क्लास लगी। देखिए ये जो क्लास है आपकी हिंदी और प्लस इंग्लिश में दोनों में है क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो इसी प्रकार से मैं डेली आप सभी के लिए सीटेट की क्लास लाता रहूंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो मिल जाएगी, यानी कि जितना मैं क्लास कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको इन 2 जगह मिलेगी। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम। आप लोग जितने ज्यादा लोग हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। क्योंकि देखिए अभी शुरुआत, इससे पहले हमने क्लासें डाली थी। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा और अच्छा करना है आप सभी के लिए, सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर के लिए। यानी कि सेकेंड पेपर थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा देना, क्योंकि फर्स्ट भी है, महत्वपूर्ण है भाई, बीटीसी, बीएड, बीटीसी वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए। लेकिन सेकंड पेपर को भी ध्यान में रखना, क्योंकि सेकंड पेपर ज्यादातर बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग पास हो पाते हैं। अब तो दोनों का अलग अलग हो गया है, बीएड अलग और बीटीसी अलग हो चुका, तो दोनों को अलग अलग फार्म भरने हैं। ठीक है, कोई किसी में नहीं जा सकता है, समझ गए। तो आज की कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।